अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं पिंडी स्टेडियम में मौजूद हूँ। सरदार औरंगजेब साहब मेरे साथ मौजूद हैं। पहला वनडे मैच पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का कल यहाँ पर होने जा रहा है और ये वनडे क्रिकेट की हिस्ट्री में पाकिस्तान का 1000वां वनडे मैच है। अब तक 999 वनडे मैच पाकिस्तान खेल चुका है और वनडे क्रिकेट में पाकिस्तान की एक रिस्पेक्ट भी है। एक वर्ल्ड कप जीते हुए हैं, एक चैंपियंस ट्रॉफी जीते हुए हैं। इसके अलावा नंबर 1 की पोजीशन के ऊपर टीम रही है। फखर जमान पाकिस्तान सेंचुरी का रिकॉर्ड कई अरसा पाकिस्तान के पास रहा। सबसे ज्यादा हैट्रिक्स वनडे में पाकिस्तान के पास रही हैं। दो हैट्रिक्स करने वाले पाकिस्तान के क्रिकेटर्स हैं। सो कल जो 1000वां वनडे मैच पाकिस्तान खेलने जा रहा है, इसमें क्या पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो अपने आप को कहां पे देखने जा रही है और क्या करने जा रही है। सो सरदार औरंगजेब साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सरदार साहब, हमारी एक रिच हिस्ट्री है वनडे क्रिकेट की। आपने शाहीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, उसमें एक टेक्निकल जुमला बड़ा अच्छा वो बोल गया कि मैं बेंच पे बैठा वापस आया, बाबर बेंच पे बैठा वापस आया। जो बाहर हो रहे हैं उनको परफॉर्म करके वापस आना चाहिए, दरवाजे खुले हुए हैं। और ये जो एक रिच हिस्ट्री है आपकी, माशाल्लाह एक प्राउड पाकिस्तानी, आप अपने आप को पिछले 2-3 साल तो नहीं फील करते होगे, लेकिन क्या आपको लगता है, प्लेइंग 11 का सवाल मैं बाद में करता हूं, कि ये जो 1000वां वनडे मैच है कितना इंपॉर्टेंट है? देखिए, जिस तरह आपने रिकॉर्ड गिनवा दिए, पाकिस्तान को व्हाइट बॉल में जो इज्जत मिली है वो 92 का वर्ल्ड कप था। उस वक्त भी टीम के हालात जो थे वो आपने देखे, लेकिन ग्रेट इमरान खान की वो लीडरशिप थी जिसकी वजह से आप वो टूर्नामेंट जीते। और उसके बाद जो पाकिस्तान को क्रिकेट में इज्जत मिली वो सबके सामने है। फिर ग्रेट वसीम अकरम, वकार यूनुस, शोएब अख्तर, सईद अनवर, शाहिद आफरीदी, ये बेशुमार ऐसे नाम है जिन्होंने पाकिस्तान का नाम बहुत ऊपर किया। बदकिस्मती से अब से कुछ ऐसा पहले तक भी पाकिस्तान की वनडे क्रिकेट बहुत ऊपर थी, लेकिन अब जाके लगता है कि डाउनफॉल शुरू हुआ। जैसे शाहीन आफरीदी की आपने बात की, दुरुस्त बात की, उन्होंने कहा कि मैं ड्रॉप हो सकता हूँ, बाबर आजम ड्रॉप हो सकता है, तो फिर कोई भी ड्रॉप हो सकता है। और ये भी उन्होंने क्लियर किया कि अगर कोई ड्रॉप हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका कैरियर खत्म हो गया, वो कमबैक कर सकता है, वो मेहनत करके दोबारा आ सकता है। ये अच्छी चीजें देखें कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जैसे रियलाइज किया कि अब चीजें जो है वो बेहतरी की तरफ नहीं जा रही, तो नए लड़कों को मौके दिए। अभी 1000वां मैच है रावलपिंडी में, यहाँ पे इसको ये नए लड़के जो है इनकी भी थोड़ी सी जवाबदारी जिम्मेदारी जो बनती है कि अच्छा परफॉर्म करके इस मैच को जो है वो यादगार बनाए। तो आप बता रहे हैं कि ठीक है, रिच हिस्ट्री है हमारी। जो 1000वां वनडे मैच है, प्लेइंग 11, एक मिनट में एक और चीज था। चले, रिच हिस्ट्री पाकिस्तान की वनडे क्रिकेट में तो है। सरदार जी, आपने फिर जो लड़के बाहर बैठे हुए हैं, अभी 1000वां तारीखी वनडे मैच है, आपकी प्लेइंग 11 क्या है? आप क्योंकि प्लेइंग 11 बताने में काफी महारत रखते हैं। देखिए, शाहीन आफरीदी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जो प्रैक्टिस सेशन में हमने देखा, उससे नतीजा होता है कि मेरे ख्याल में कल ओपनिंग जो है साहबजादा फरहान और उनके साथ मास लागत करेंगे। 1 डाउन पोजीशन पे आपके बाबर आजम आ गए, नंबर 4 पे सलमान अली आ गया, नंबर 5 पे अब्दुल समद, नंबर 6 पे शादाब खान, नंबर 7 पे आपके आ गए अफाद मिनास, नंबर 8 पे शाहीन आफरीदी, नंबर 9 पे हारिस रऊफ, नंबर 10 पे इब्रार अहमद और एक नाम शायद बैटिंग में सलमान अली आगा तो हो गया। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, शामिल हुसैन की प्लेइंग 11 में जगह बनती है? शामिल हुसैन की प्लेइंग 11 में जगह नहीं बनती। मैं आपको ये बता दूं कि कीपर आपने गाजी गोरी को अगर डालें तो 11 पूरे हो गए। छठे सात में खेलेंगे। छठे पे आपका गाजी गोरी आ जाएगा, 7वें पे आपका शदाब आ जाएगा और 8वें पे आपका इब्रार मिनाज आ जाएगा। इब्रार और नामे पे आपका इब्रार, मतलब सुफियान नहीं खेल रहा, सुफियान मुकीम नहीं खेल रहे, रोहिल नजीर नहीं खेल रहे और नसीम शाह नहीं खेल रहे। शामिल हुसैन, व्हाई नॉट नसीम शाह? देखिए, आप विकेट को अगर देखें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि कल जिस तरह का यहाँ पे विकेट बनाया गया ना, तो ये स्पिन के लिए पैराडाइज विकेट है। तो मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पे कोई रिस्क लेके आप तीसरा पेसर जो खिलाएंगे, मेरे ख्याल में स्पिनर यहाँ पे डोमिनेट करेंगे और इसलिए सलमान अली आगा जो है वो आपको चौथे ऑप्शन के तौर पर है। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान इसी प्लेइंग 11 के साथ जाएगा। शाहीन और हारिस रऊफ ऑटोमेटिक चॉइस है ओडीआई टीम की। देखिए, अगर वनडे परफॉर्मेंस कप्तान है, देखिए एक तो कप्तान है वो ऑटोमेटिक चॉइस होगी। और हारिस रऊफ का ट्रैक रिकॉर्ड अगर देखें, आपको ऑस्ट्रेलिया की सीरीज याद होगी, आपको साउथ अफ्रीका की सीरीज याद होगी, आपको रिसेंटली बांग्लादेश की जो सीरीज है वो याद होगी, उसमें हारिस रऊफ ने बहुत जबरदस्त परफॉर्म किया। मैं ओडीआई की बात कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है ये देखते हुए तो मुझे ये दो जो है वो ऑटोमेटिक चॉइस लग रहे हैं फास्ट बॉलिंग की जहां तक बात है। और किंग बाबर ऑन नंबर 3, बाबर आजम नंबर 3 पे खेलेंगे। 4 पे आपके सलमान अली आगा हो गए, नंबर 5 पे आपके गाजी गोरी हो गए, नंबर 6 पे आपके अब्दुल समद हो गए, नंबर 7 पे शादाब और नंबर 8 पे आपके इब्रार मिनाज हो गए, फिर नंबर 9 पे इब्रार हो गए और 10 पे आपको इब्रार मिनाज, शाहीन और हारिस, ये बनती है। अच्छा, मास सिदाकत जो है बांग्लादेश में वनडे टूर करके आए हैं, मास सिदाकत भी, शामिल हुसैन भी। तो शामिल के ऊपर इनसार आपको क्या लगता है, आपकी असेसमेंट क्या है? देखिए, आपको अगर टॉप ऑर्डर में 2-3 को खिलाना है ना, तो फिर आप साहबजादा फरहान को तो ड्रॉप नहीं कर सकते। साहबजादा तो बस खेलेंगे। हाँ, तो साहबजादा के साथ मास ताकत खेलेंगे क्योंकि उन्होंने थोड़ा सा बेहतर परफॉर्म किया है, पीएसएल में भी बेहतर परफॉर्म किया और जो ओडीआई सीरीज लास्ट हुई थी उसमें भी थोड़ा बेहतर किया। तो इसलिए मुझे लगता है कि वो लेफ्ट और राइट हैंड का जो कॉम्बिनेशन है वो मास ताकत के साथ ही जाएंगे। और एक और मुझे टेक्निकल सवाल बताएं, कैसा लग रहा है आपको साइम अयूब और फखर जमान के बगैर पाकिस्तान की ओडीआई टीम? देखिए, फखर जमान तो परफॉर्मर है, उनको शायद इंजरी की वजह से ड्रॉप कर दिया गया, लेकिन साइम अयूब को जितने चांसेस मिले, जितने मौके साइम अयूब को मिले, मैंने पाकिस्तान की हिस्ट्री का शायद ऐसा कोई ओपनर नहीं होगा जिसको इतने चांसेस मिले हो। तो मेरे उनको रेस्ट जो है वो बनता था, क्योंकि बाद औकात जो है ना मेंटली आपको थोड़ा सा रिलैक्स होना पड़ता है। तो शायद उसलिए भी सिलेक्टर ने इनको दी रेस्ट दी हो, लेकिन बहुत लंबे अरसे से वो परफॉर्म नहीं करे, T20 के अंदर परफॉर्म भी नहीं करे, इंटरनेशनल स्टेज पे भी नहीं करे और फिर हालिया पीएसएल में भी उनकी कारकर्दगी को इस तरह की थी नहीं कि उन्हें टीम में रखा जाए। तो मुझे लगता है कि ये राइट डिसीजन है। ओके, एंड हाउ इंपॉर्टेंट गेम फॉर शाहीन एंड हारिस? लाहौर कलंदर पिच समंदरी जो है ना उनकी कश्ती किनारे नहीं लग सकी थी, फिर क्रिटिसिज्म भी हुआ, फिर शाहीन को पहला टेस्ट खिला के सिलर टेस्ट से बेंच पर बिठाया गया था और मेरा ख्याल है कि लास्ट 6-7 ओडीआईज में शाहीन के 10 आउट भी नहीं होंगे, मेरा गेस है, क्योंकि अप टू द मार्क परफॉर्मेंसेस कोई नहीं है इन दोनों लड़कों को। अब नसीम को बेंच पे, मतलब आप प्लेइंग 11 ये फील करते हैं ये हो सकती है,
तो नसीम बेंच पे हो, ये दोनों हूं, क्रिटिसिज्म का भी शिकार हैं। हाउ इंपॉर्टेंट गेम फॉर दिस? देखिए ये बात तो दुरुस्त है कि बहुत लंबे अरसे से कोई इस तरह की इंपैक्टफुल बॉलिंग उन्होंने नहीं की। हारिस रऊफ की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने वो 2 सीरीज तो जिताई थी, इवन बांग्लादेश की सीरीज में भी अच्छी बॉलिंग की थी, लेकिन नसीम शाह बहुत लंबे अरसे से ना तो व्हाइट बॉल में परफॉर्म करे ना रेड बॉल में। यार उसको तो चांस भी नहीं मिलता। ये वर्ल्ड कप के अंदर नसीम का बेंच पे बैठना नहीं बनता था। मैं नसीम की बात नहीं कर रहा हूं, शाहीन शाह अफरीदी की बात कर रहा हूं। नसीम जो बेंच पे बैठा है मैं उसकी बात कर रहा हूं। शाहीन शाह, लेकिन नसीम शाह के मसले मसाइल हैं, वो कभी भी एक मैच खेलते हैं दूसरी में आउट हो जाते हैं। यार गजन उसको रेगुलर चांस दें। इसके मसाइल तो हैं। जितने चांसेस इस मुल्क ने साइम अयूब को दिए, इतने चांसेस नसीम शाह को देते हैं। फिटनेस मसाइल तो नसीम शाह के हैं ना, वो फिटनेस मसाइल तो उन्हीं ने बाकी जॉर्डन लॉर्ड ने सारे। अब नहीं देखिए, मैं ये नहीं कहता, मैं तो ये कहता हूं कि पाकिस्तान की टीम में सबसे जो बड़ा मसला है वो फिटनेस का मसला है। वो फास्ट बॉलर चाहे शाहीन शाह अफरीदी ले लें, चाहे खुरम शहजाद ले लें, चाहे अब्बास ले लें, चाहे हसन अली ले लें, इन सब का मसला यही है कि ये 4-4 ओवर के बॉलर रह गए हैं। मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं कि बाकी अगर नहीं कर रहे, लेकिन हम फिर ये नहीं कर सकते कि अगर वो कितना खराब है तो उससे ज्यादा खराब कौन है। तो मुझे लगता है कि शाहीन शाह अफरीदी को एज ए कप्तान ये प्रूव करना पड़ेगा। 2027 तक अभी जो अनाउंस हो गया है कि सलमान अली आगा बैकअप के तौर पर नायक कप्तान है, तो हालात बदलते मेरे ख्याल में वक्त नहीं लगता। और शाहीन शाह अफरीदी की जितना परफॉर्मेंस जारी है, अगर वो अप टू द मार्क या एक आधा मैच यहाँ पे नहीं जिताते तो वो डेफिनेटली अपनी कप्तानी भी लूज कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इन दोनों को परफॉर्म करना पड़ेगा। वो कि हारिस रऊफ वनडे में बहुत अच्छा करते हुए, लेकिन T20 के अंदर फ्रेंचाइज क्रिकेट और इंटरनेशनल में भी उनकी परफॉर्मेंस भी अप टू द मार्क नहीं है। वो हारिस रऊफ जो 150 की बॉलिंग किया करते थे, जो यॉर्कर और बाउंसर से मिस आउट थे, उनकी बॉलिंग में भी, उनके पेस में भी, उनकी रिदम में भी थोड़ी बहुत कमी जरूर रही है। अब ये इनको देखना है कि ये जो प्लेटफॉर्म सेट कर दिया गया, अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे जो विकेट है ये फास्ट बॉलर के लिए कभी भी साजगार नहीं है। कहा कल यहाँ पे अगर किसी को 70-80 पड़ जाए तो मुझे बिल्कुल भी हैरानगी नहीं होगी। ये मेरे ख्याल में थोड़ी सी स्ट्रेटेजी इनको बनानी चाहिए थी, चाहे माइक हसन हो, चाहे कप्तान हो, चाहे कोचेज हो, चाहे थिंक टैंक हो। उनको ये देखना चाहिए था कि 2027 का वर्ल्ड कप जब हमने साउथ अफ्रीका में खेलना है तो उसको मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे ग्रीनिश पिचेस होनी चाहिए थी मेरे ख्याल में। ये जो कभी भी यार फास्ट बॉलर फ्रेंडली नहीं रहा, हमेशा से फास्ट बॉलिंग फ्रेंडली रहा है। लेकिन हमारी याददाश्त में पिछले 5-4 साल में आकिब जावेद साहब जब से आए थे, जब इन्होंने वो फार्मूला दिया था कि वो रफ कर दे सारा कुछ, तो उसके बाद ये पिंडी की कंडीशन चेंज की गई थी। उसके पहले आप यहाँ हसन अली के देख लें, उनके 5-5 आउट है, उनके 6-6 आउट है। नसीम की हैट्रिक यहाँ पे है, वो सारा फास्ट बॉलर यहाँ पे डोमिनेट करता था। T20 में 250 वाला बन चुका है। वो आपने चेंज कर दिया ना, विकेट की जो इसका नेचुरल पन था वही आपने चेंज कर दिया। तो उसके बाद मुझे लगता है कि ये अब चूंकि आपके पास जो है मार्जिन नहीं है, आपके पास कितने मैचेस है वर्ल्ड कप से पहले, तो मुझे लगता है यहाँ पे ग्रीन ट्रैक होना चाहिए था। इसमें आपके बॉलर्स का भी इम्तिहान होता है और इसमें आपके